हाय बच्चों, वेलकम टू जीनियस एकेडमी बीएल सर। आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं बीएल सर जो फिजिक्स के टीचर हैं, मैं आप लोगों को आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युतिकी। चलिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इनको देखा जाए तो ये दो सेंटेंस से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश या विद्युत, और स्टैटिक का मतलब होता है विराम या स्थिर। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर बच्चों? तो और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से वैद्युतिकी से, फिर उसके बाद स्थिर वैद्युतिकी आएगी। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक दो सेंटेंस से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश या विद्युत, और स्टैटिक का मतलब होता है विराम या स्थिर। क्लियर? तो चलते हैं बच्चों आगे। तो सबसे पहले हम वैद्युतिकी की चर्चा करेंगे कि वैद्युतिकी क्या है। ध्यान देना बच्चों, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है वैद्युतिकी जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट बहुत डीप है, इसकी जानकारी रहनी चाहिए। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा लिखिएगा आप लोग। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेशों का अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी या विद्युतिकी कहलाता है। क्लियर बच्चों? बहुत बेस से चलेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। एक तरफ से एकदम बेसिक लेवल से आप लोग को फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। क्लियर? तो अच्छे से लगे रहिए, बराबर मेहनत करते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते रहिए। तो चलते हैं आगे। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैद्युतिकी क्या है, समझ गए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, वैद्युतिकी कहलाता है। क्लियर बच्चों? चलते हैं आगे। अब इसी वैद्युतिकी को दो भागों में डिवाइड किया गया बच्चों। इसी वैद्युतिकी को दो भागों में डिवाइड किया गया। उसी का आगे लिखेंगे कि वैद्युतिकी को
दो भागों में विभाजित करते हैं। क्लियर बच्चों? तो दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा पार्ट गतिक वैद्युतिकी। क्लियर बच्चों? वैद्युतिकी को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी, नंबर 2 गतिक वैद्युतिकी, जिसमें हम लोग सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं और इनको डायनेमिक स्टैटिक बोलते हैं, डीएस। तो प्यारे बच्चों, हम लोग को फर्स्ट यूनिट यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अर्थात इसको पढ़ना है। फिर सेकंड यूनिट में हम लोग को इसको पढ़ना है। तो चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं और इसमें हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ना है और गतिक वैद्युतिकी में कौन कौन सा पढ़ना है, डायनेमिक स्टैटिक। तो इसमें बच्चों वैद्युत आवेश जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, तथा क्षेत्र दूसरा है, गॉस प्रमेय और तीसरा है वैद्युत विभव और चौथा है बच्चों संधारित्र। तो प्यारे बच्चों इस फर्स्ट यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, गॉस प्रमेय, वैद्युत विभव और संधारित्र। अलग अलग किताबों में अलग अलग चैप्टर को डिवाइड किए हैं, ताकि हम लोग केवल फर्स्ट यूनिट में स्थिर वैद्युतिकी में इस 4 चैप्टर के बारे में अध्ययन करना होता है। क्लियर बच्चों? अब आते हैं बच्चों इस सेकंड वाले पार्ट में, डायनेमिक स्टैटिक में। तो डायनेमिक स्टैटिक में हम लोग को पढ़ना है वैद्युत धारा, सरल परिपथ, पूरा विद्युत धारा, सरल परिपथ, पूरा चुंबक इसमें पढ़ेंगे हम लोग। चुंबक की 4 चैप्टर हैं। तीसरा पढ़ेंगे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, और चौथा पढ़ेंगे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू। तो इस गति के वैद्युतिकी में कम से कम 7-8 चैप्टर है बच्चों। पूरा विद्युत धारा, सरल परिपथ, उसके बाद चुंबक के 5 चैप्टर हैं, फिर उसके बाद आपका प्रत्यावर्ती धारा, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग। ये सेकंड यूनिट में आता है। फर्स्ट यूनिट में आपको केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, गॉस प्रमेय, वैद्युत विभव और संधारित्र। क्लियर बच्चों? तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग की स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी को थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं, क्या है इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, थोड़ा सिलेबस के बारे में। ये फर्स्ट बुक का इतने चैप्टर में है, 4 ही हो गए। इधर आपके लगभग 10-11 चैप्टर इधर बनेंगे आपके। उसके बाद फिर सेकंड बुक में आ जाते हैं, जिसमें ऑप्टिक पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश, पूरा प्रकाश के बारे में चलते हैं। फिर आधुनिक भौतिकी पढ़ते हैं, ये 2 चैप्टर कॉपी कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों कॉपी कर लिए, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है, फिर गतिक वैद्युतिकी। हेडिंग का नाम लिखिएगा स्थिर वैद्युतिकी। बहुत बेसिक से चलेंगे बच्चों और सीखेंगे क्या होता है फिजिक्स।
स्थिर वैद्युतिकी किसकी शाखा है बच्चों? वैद्युतिकी। तो लिखेंगे वैद्युतिकी की वह शाखा जिनमें स्थिर आवेशों व इनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं का वैद्युतिकी की वह शाखा जिनमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है और इनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। मतलब ये जो 4 चैप्टर बताए गए कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत विभव, गॉस थ्योरम, संधारित्र, इन 4 चैप्टर में हम लोग केवल आवेश को स्थिर रख के पढ़ेंगे। मतलब स्थिर आवेश रहेगा, गतिमान नहीं रहेगा, एक जगह स्थिर रहेगा आवेश, उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है इन 4 चैप्टरों में। क्लियर? चलिए अब गति, दूसरी पार्ट जो है गतिक वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? गतिक वैद्युतिकी। तो ये था बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जैसा कि आप लोग को समझ में आया। अब आगे चलते बच्चों एक वैद्युत या विद्युत, जिसका दूसरा नाम क्या है? आवेश। ये है क्या चीज? आवेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। चलिए 10-15 मिनट आप लोग का चलेगा। अब लिखते हैं फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं फर्स्ट चैप्टर। हम लोग अभी यूनिट के बारे में जानकारी कर रहे थे कि यूनिट में क्या क्या है, कैसे है। अब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश या आवेश या वैद्युत है क्या चीज। क्लियर? चलिए देखते हैं। आज से 2600 वर्ष पहले पूर्व की बात है। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, थोड़ा कहानी की तरह है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आज से 2600 वर्ष पहले पूर्व की बात है। ध्यान, 2600 वर्ष पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे, यूनान की एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम है बच्चों थेल्स। इन्होंने प्रयोग किए कि अंबर नामक पदार्थ को लिए और अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल या ऊन के कपड़े से रगड़े। तो देखते हैं इस पदार्थ में अत्यंत छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, इन सबको आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वास्तव में 2600 वर्ष पहले की बात है। यूनान की प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम है थेल्स, इन्होंने अंबर नामक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ जैसे ऊन या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, इन सबको आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन बच्चों इनकी बात को कोई ध्यान नहीं दिया। 2200 वर्ष तक इनकी बात को कोई ध्यान नहीं दिया।
फिर सन 1600 में लगभग 1600 में एक वैज्ञानिक आए डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने ये बताया कि अंबर ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से पदार्थ हैं, अर्थात सभी पदार्थों में थोड़ा बहुत अत्यंत छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है। कौन बताया? वैज्ञानिक गिलबर्ट ने सन 1600 की बात करें कि अंबर एक ऐसा पदार्थ नहीं है, बल्कि सभी पदार्थों में थोड़ा बहुत जो है अत्यंत छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है। फिर तब भी जो है आगे इनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई ज्यादा, लेकिन सन 1646 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थॉमस ब्राउन। इन्होंने इस आवेश या विद्युत को परिभाषित किए और नामकरण भी किए। तो सन 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने विद्युत या आवेश का नामकरण किया। आवेश का नामकरण किया और ये परिभाषित किए कि जिन पदार्थों में, अर्थात पदार्थों का वह गुण या पदार्थों का ऐसा गुण जिसमें अत्यंत हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, उसे ही विद्युत या आवेश कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो इन्होंने एक ऐसे डेमो दिखाए, जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूं। ये है छोटे छोटे कागज के टुकड़े, देख रहे हैं। अब एक कोई भी प्लास्टिक की छड़ ले लीजिए या कोई भी एबोनाइट की छड़ ले लीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इस कागज के टुकड़े के पास संपर्क में ले जाते हैं। देख रहे हैं बच्चों, कुछ भी प्रक्रिया नहीं हो रही, और जैसे इसको हम यहाँ पर अपने बाल से या कपड़े से रगड़ देते हैं और रगड़ने के बाद तब ले जाते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो प्यारे बच्चों देखते हैं ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर इन्होंने देखे कि ऐसा क्या गुण आ गया इसमें, परेशान होने लगे, ऐसा क्या हो गया इसमें। ये देखिए छोटे छोटे कागज के टुकड़े। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिकल करिएगा। 2 रुपए वाला 3 रुपए वाला पेन आता है या कंघी होती है, कंघी को आप जो है पहले ले आके कागज के टुकड़े को स्पर्श कराना, तब देखेंगे यहाँ पर जो है स्पर्श नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, 5 वाला पेन है, इसमें थोड़ा कम प्रक्रिया हो रही है लेकिन कम हो रहा है। ये देखिए छूट जा रहा है। तो उसमें देखेंगे बच्चों, तो जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े ना ऐसे जाके चिपक जाएंगे। तो ये चीज होता है। तो बहुत से वैज्ञानिक आए, इन्होंने फिर और एनालिसिस किए और कहने लगे कि ऐसा क्या हो गया इसमें कि जिसमें कि छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर रही है। प्यारे बच्चों ये सब नोट कर लीजिएगा, एक जगह कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत या आवेश का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया और किस सन में किया। सन 1646 ईस्वी में वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन ने विद्युत या आवेश का नामकरण किया। क्लियर? चलिए बेटाते आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी बात होती है द्रव्यमान के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। अभी आवेश को हम परिभाषित कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन है। द्रव्यमान जानते हो, द्रव्यमान एक ऐसी भौतिकी राशि होती है जो पृथ्वी पर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कराती है। किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर से पृथ्वी की ओर छोड़ते हैं या ऊपर से गिराया जाता है तो पृथ्वी की ओर ही आकर आकर्षित हो जाती है।
तो वही चीज़ यहाँ पर जैसे मैं आप लोग को एक डेमो दिखा रहा था कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े को जब किसी क्षण के संपर्क में लाया जाता है तो कोई प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि इसका द्रव्यमान वही है। लेकिन जैसे इनको हम यहाँ पर इससे रगड़ देते हैं, बिल्ली के खाल से या ऊन के कपड़े से रगड़ देते हैं, संपर्क में ले जाते हैं तो देखते हैं क्या कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े इसमें चिपक जाते हैं। तो यहीं पर सोचने की बात है कि प्यारे बच्चों कि भाई रगड़ने से भाई इस वस्तु का द्रव्यमान तो बढ़ नहीं गया। अगर द्रव्यमान के ही कारण होना होता तो पहले ही हो जाता। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है, रगड़ने से इसके द्रव्यमान में वृद्धि नहीं होगी। अगर प्रक्रिया होनी होती तो पहले ही हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर यहीं से सोचने लगे बहुत लोग कि ऐसा कौन सा गुण आ गया इसमें कि जिससे छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगे। तो वही वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन ने इसी को नामकरण किए कि जिन पदार्थों में अत्यंत छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसी को बोलते हैं आवेश। अर्थात यह पदार्थ आवेशित हो गया, चार्ज हो गया, इसमें आवेश आ गए, चार्ज आ गए, इसी को बोलते हैं बच्चों आवेश। अब इसी में थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। जैसे द्रव्यमान के कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़े होंगे, कक्षा 11 में है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक चैप्टर। तो द्रव्यमान के कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, इसका अनुभव करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर क्या है ग्रेविटी, तो गुरुत्वीय क्षेत्र भी होता है। तो उसी कारण बच्चों यहाँ पर जो है आवेश, जो आवेश है, तो इस आवेश के कारण भी यहाँ पर जो है जो आकर्षित करने की प्रक्रिया हो रही है, तो इसका मतलब इनके बीच कोई न कोई बल कार्य कर रहा है। तो उसी बल का नामकरण किया गया बच्चों वैद्युत बल। जिस प्रकार द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, उसी प्रकार आवेश के कारण यहाँ पर जो है वैद्युत बल का अनुभव हम लोग करेंगे। और वैद्युत बल के साथ साथ हम लोग वैद्युत क्षेत्र का भी अनुभव करेंगे। और इसी वैद्युत क्षेत्र में ही एक और क्षेत्र होता है जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? ये चीज तो यहीं से परिभाषित किया गया वैद्युत आवेश का। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। परिभाषा क्या बनता है इसका, ध्यान चलिए लिखो परिभाषा। विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है, विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में, विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है, हेडिंग का नाम लिखिएगा फिर से, विद्युत आवेश। विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्लियर बच्चों? तो परिभाषा समझ में आया कि विद्युत आवेश, विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। एक परिभाषा ये बना। दूसरी परिभाषा क्या होती, चलिए बेटा पदार्थों का वह गुण
पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल का अनुभव करते हैं। वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, आवेश कहलाता है। वह गुण क्या कहलाता है बच्चों? आवेश कहलाता है। और छोटी छोटी परिभाषा है, सब लोग अलग अलग अपने लेवल से दिए हैं। बाकी एक परिभाषा बहुत जरूरी है, बहुत क्या जरूरत है 3-4 परिभाषा लिखने की, तो जानकारी रहनी चाहिए कि पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल का अनुभव करते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गई बच्चों? थोड़ा सा कैप्चर देख रहे हैं कहाँ तक कवर कर रहा है। चलिए, उसके आगे लिखेंगे तो नहीं दिखेगा बच्चों, वही देखना। हो गया परिभाषा। चलिए दूसरी परिभाषा लिखते हैं। लिखते हैं बच्चों, किसी पदार्थ में उत्पन्न वह गुण किसी पदार्थ में उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं, वह गुण आवेश कहलाता है। तो क्लियर बच्चों? ये था विद्युत आवेश। 3 परिभाषा हो गई, चाहे जो परिभाषा बनाना चाहे बनाकर लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ में उत्पन्न वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ में अत्यंत हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और आवेशों के मध्य वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, उसे हम वैद्युत आवेश या आवेश कहते हैं। क्लियर? अर्थात किसी वस्तु में आकर्षित करने का गुण जो आ जाता है, उसी गुण का नाम दिया गया आवेश। अर्थात आवेश एक प्रकार का गुण ही है, ठीक है बच्चों, जो पदार्थ में उत्पन्न होता है। तो ये था बच्चों वैद्युत आवेश। आगे लिखते हैं इसके आगे, यह एक कौन? आवेश। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है जिसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों? तथा इसकी बीमा AT होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आवेश की परिभाषा कोई अगर आपसे पूछे तो यही बताना कि किसी पदार्थ में उत्पन्न वह गुण
जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं या अध्ययन करते हैं और इनसे संबंधित इनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आवेश कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो चलिए परिभाषा याद हो गया। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसकी विमा AT होती है। चलिए आगे बच्चों, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। क्लियर बच्चों? आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। तथा CGS मात्रक, ESU इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट होता है। क्लियर बच्चों? तो इस चीज को याद रखना है कि इसका CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? ESU। कूलाम और ESU में क्या संबंध होता है? याद रखना कि एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। काफी इंपॉर्टेंट है। अन्य मात्रक और देख लेते हैं अन्य मात्रक। अन्य मात्रक में EMU, 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, हिंदी नाम है विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। क्लियर बच्चों? ये अन्य मात्रक भी आ गए। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट विद्युत चुंबकीय मात्रक। ESU और EMU के संबंध है 3 × 10⁻10। क्लियर? चलिए या करके 1 EMU बराबर हम लिख सकते हैं भाई इनको 3 × 10⁹ ESU, अर्थात हम 10 कूलाम लिख सकते हैं कि नहीं? कैलकुलेशन करके चेक करिए, क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 10⁹ ESU को 1 कूलाम, तो इनको हम 3 × 10⁹ × 10 लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार एक EMU में 10 कूलाम होता है। क्लियर बच्चों? और आगे चलते हैं, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। कॉपी कर लीजिए और याद कर लेना है, सब बहुत बेसिक चीज चल रही है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, नोट करके लिखना बच्चों, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। ध्यान देना बच्चों, एक फैराड, कुछ किताबों में बच्चों फैराड या फैराडे दिया रहता है, मतलब वही है कि 1 फैराड बराबर 96,500 कूलाम। क्लियर? और दूसरा पॉइंट, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। क्लियर बच्चों? ये चीज कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी बच्चों?
चलिए आगे अब देखते हैं। तो ये था वैद्युत आवेश। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा और आगे, इसी में ही छोटी छोटी बेसिक परिभाषाएं हैं। अभी देखिए वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट और थेल्स थॉमस ब्राउन, इन्होंने जो परिभाषित किए परिभाषाओं को, उन्होंने बताया कि ये जो किसी पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ रहा है वह रगड़ने से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? रगड़ने से। और जब रगड़ने से उत्पन्न होता है अर्थात घर्षण करने से उत्पन्न होता है, तो बच्चों ऐसे विद्युत को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। क्लियर? तो चलिए थोड़ी सी छोटी 2-3 परिभाषाएं और हैं, उनके बारे में लिख लेते हैं। हेडिंग का नाम लिखना वैद्युतमय या आवेशित पदार्थ। आवेशित पदार्थ। भाई आवेशित पदार्थ क्या होता है? जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उस पदार्थ को हम आवेशित पदार्थ कहते हैं। क्लियर? चलिए परिभाषा लिखते हैं। जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं जैसे कागज को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उस पदार्थ को आवेशित पदार्थ, आवेशित पदार्थ या वैद्युतमय पदार्थ, इसका दूसरा नाम है बच्चों वैद्युतमय या वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं। तथा शेष पदार्थों को अनावेशित पदार्थ कहते हैं। अनावेशित पदार्थ कहते हैं। क्लियर बच्चों? जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? आवेशित पदार्थ या दूसरा नाम इसका वैद्युतमय पदार्थ, और शेष जो बच रहे हैं उनको कहा जाएगा अनावेशित पदार्थ। क्लियर? ये चीज याद रखिएगा। कोई दिक्कत? आगे चले। ठीक, छोटी छोटी परिभाषाएं। रगड़ या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। क्लियर बच्चों? रगड़ से या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। क्योंकि बच्चों देख रहे हैं कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तभी तो यहाँ पर जो है कोई पदार्थ क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। क्लियर? तो आवेशित होने का मतलब बच्चों यहाँ पर चार्ज होना, और अनावेशित होने का मतलब डिस्चार्ज होना। क्लियर? और इस प्रक्रिया में यहाँ पर जो आवेशित होती है वस्तु, जैसे जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे वाले पर जाने लगता है। क्लियर? इस प्रकार यहाँ पर जो है कोई भी पदार्थ
आवेशित होता है और अनावेशित भी होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ तक थोड़ा बेसिक बारे में जानकारी ली। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगातार चलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग मेहनत करिए और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे लग रहा है वीडियो, कैसे नहीं। ठीक है, लगे रहिए। इस लॉकडाउन में स्कूल तो खुल नहीं रहा है, पढ़ाई एकदम ठप हो गया है, तो जुड़े रहेंगे बच्चों, फायदा मिलेगा आप लोगों को और आनंद लीजिए। ठीक है, आगे कल